Hey students, very good morning to all of you. Dear students, today we are going to discuss about that is properties of P block element, which is the part of unit 3rd for class 11. इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम बात कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स. कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं बच्चे जिनको मैंने बार बार कहा है कि आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी. ऑब्वियस है, कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि आपको चीज़ें साथ में समझ में आए. तो अगर हम बात करें, हमें मालूम है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक्स हैं S, P, D एंड F. आज हम बात करने वाले हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है और P ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें बोलते हैं. देखिए, दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द P ऑर्बिटल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेल, then we can say these elements are called P block element. मीन्स जब ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में एंटर करता है, किसी भी P ऑर्बिटल में, PX में, PY में, PZ में, तो हम उनको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड P block elements. तो व्हाट आर P block element? Those elements in which last electron enter into any of the P orbital of their respective outermost shell. इतना भी लिख सकते हैं कि those element in which the last electron enter into any of the P orbital are called P block element. उनको P block element बोलते हैं. तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जाएगा तो वो P ब्लॉक से रिलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल लेट मी डिस्कस बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम. ठीक है. देखिए बच्चे, अगर मैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर बताऊं 5 है तो 1s2, 2s2, 2p1. लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया है तो बोरॉन क्या हुआ? P ब्लॉक एलिमेंट. कार्बन का 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2, 2s2, 2p2. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया? P में, क्योंकि 1s2, 2s2 तो ऑलरेडी भरे हुए थे. यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन P में आया था, यहाँ सेकेंड इलेक्ट्रॉन P में आ गया. यहाँ पर अगर आप करेंगे 1s2, 2s2, ये हो गया हमारा 2p3. यहाँ पर बात करें 1s2, 2s2, 2p4. यहाँ पे बात करें 1s2, 2s2, 2p5. यहाँ पर बात करेंगे 1s2, 2s2, 2p6. ठीक है. अब मैं साथ में आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर बताऊंगी फटाफट क्या होगा. देखिए बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भरा हुआ होता है, ये वैलेंस शेल होती है. ये कौन सी शेल होती है? वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल. ये वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल है, ये वैलेंस मीन्स ये आउटरमोस्ट शेल है. ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो हो गया NS2 NP1. मतलब यहाँ पे बोरॉन के नीचे जितने भी आएंगे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, मीन्स NS2 NP1. अगर ये इसका 2s2 2p1 है तो इसका आ जाएगा 3s2 3p1, इसका आ जाएगा 4s2 4p1, इसका आ जाएगा 5s2 5p1, इसका आ जाएगा 6s2 6p1 लाइक दिस. ठीक है. अगर मैं इसकी बात करूँ तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS2 NP2. इन सभी का सेम रहेगा, सिर्फ n की वैल्यू बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा. P हो गया, इनका हो गया NS2 NP3, इनका हो गया NS2 NP4, इनका हो गया NS2 NP5 और इनका हो गया NS2 NP6, जहाँ पर n की वैल्यू 2 से लेकर 7 कुछ भी हो सकती है. 2 से लेकर 7 कुछ भी हो सकती है. इसका मतलब बच्चे, यहाँ से मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको कन्वे करना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आपको इस पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी का भी एटॉमिक नंबर याद नहीं है, आपको जनरली ऐसे पूछ दिया कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अगर मैं बात करूँ सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, आपसे ऐसे टेल्यूरियम दे दिया कहीं पर और आपको उसके लिए उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंसर्न करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है. अगर ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर शेल का वो कितना होगा? NS2 NP4. मीन्स इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है. तो अगर आपको ये पता है कि इसकी फैमिली में कौन कौन है, इसकी फैमिली में कौन कौन है, इसकी फैमिली में कौन कौन है, तो बाकी सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. यहाँ पर नोबल गैस बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा.
इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कौन सी गैस आ गई, ये आ गई हीलियम, हीलियम NH2NP1। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1s2 2s2, फिर से कौन सी गैस है, यहाँ हीलियम है, यहाँ भी हीलियम है, यहाँ भी हीलियम है। लेकिन नेक्स्ट अगर आप जाएंगे जैसे एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो एल्यूमिनियम का हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, क्योंकि 13 है, 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। यहाँ पे देखिए ये कौन से हो गए, 6 2 8 2 10 मीन्स यहाँ पर कौन सी गैस आ गई, हीलियम, नियोन, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3s2 3p1। मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको ये मालूम है कि इसके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, तो आपको अगर एटॉमिक नंबर नहीं भी मालूम है तो आप आसानी से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ से हीलियम से नियोन बदल जाएगी, नियोन से यहाँ आर्गन बदल जाएगी, आर्गन से फिर नेक्स्ट नोबल गैस, नेक्स्ट नोबल गैस, इस तरीके से। और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 2s2 2p1, इसमें 3s2 3p1, नेक्स्ट में 4s2 4p1, उससे नेक्स्ट में 5s2 5p1, 6s2 6p1 लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं फिर कभी वापस डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबका। मीन्स सक्सेसिव फिलिंग हो रही है किसकी, 1p की, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ तक। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाले जो होते हैं नोबल गैसेस, इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि ये फुली फील्ड होते हैं और नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं एज ए फिल्म। अगर मैं बात करूँ हैलोजन की, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये फटाफट एक इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करते हैं और अपने आप को नोबल गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हैलोजन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने अलग अलग ग्रुप वाइज कर दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पी की फीलिंग हो रही है। अगर मैं बात करूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर कोई नोबल गैस रखेंगे और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS2 NP126, NS2 NP126, जहाँ पर N जो है दैट इज फ्रॉम 2 to 7, तो ये हो गया हमारे लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। N अगर 2 होगी तो ये भी 2 होगी, 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होते रहेंगे। ये नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यहीं पर एक चीज़ और लिख देती हूँ मैं, जनरली कुछ नेम दिए जाते हैं इन फैमिलीज को, क्या कि अगर हम बात करें जो लास्ट फैमिली है, अब तक तो आप समझ भी गए होंगे, दे आर नोबल गैसेस। बहुत बार बता लिया मैंने, यहाँ पर ये सभी नोबल गैसेस हैं, इनर्ट सिर्फ 3 ही है, हीलियम नियोन और आर्गन, नोबल सभी हैं। इनकी बात करें, इनको हम बोलते हैं हैलोजन्स। हैलोजन्स का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग। हैलोजन्स का मीनिंग क्या होता है बच्चे, साल्ट फॉर्मिंग। और जो ऑक्सीजन फैमिली है इनको बोलते हैं चाल्कोजेंस, और चाल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। चाल्कोजेन का मतलब क्या था, ओर फॉर्मिंग, है ना। और आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, और क्या होते हैं वो मिनरल्स जिनसे मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ओर बोलते हैं। और अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, इनको बोलते हैं निक्टोजन्स, या नोन एज निक्टोजन्स। और निक्टोजन का मीनिंग होता है बच्चे पॉइजनस, सफोकेटिंग, क्योंकि नाइट्रोजन की जो फैमिली है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के कंपाउंड्स भी BH3 वगैरह भी पॉइजनस होती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी कुछ पॉइजनस होते हैं, दैट इज वाई इनके परिवार को बोला जाता है जहरीला परिवार। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, जहरीला परिवार, मतलब पॉइजनस फैमिली, निक्टोजन्स बोलते हैं। कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हैलोजन्स, और ये हमारी नोबल गैसेस हो गई। तो ये कुछ नेम दिए जाते हैं। एक बात और छोटे मोटे क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ ली जाती है कि S और P ब्लॉक को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं। S एंड P ब्लॉक कोलेक्टिवली इज नोन एज मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट्स, या फिर इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बातें भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखनी है कि S और P ब्लॉक एलिमेंट्स कोलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज P ब्लॉक एलिमेंट्स। सो लेट मी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स।
बच्चे अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगी। प्रॉपर्टीज़ को लिखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टर्म आपको बता रही हूँ, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, देखिए अभी अभी मैंने बात करी, जो हेलोजेंस हैं या फिर जो ऑक्सीजन फैमिली है, उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NS2 NP5 और ऑक्सीजन फैमिली का NP4। मीन्स दे कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन इजीली। ऑब्वियस ही बात है, अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या है, वैलेंस शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो फटाफट क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को नोबल गैस में चेंज करने की कोशिश करेगा। और जब कोई भी एटम, कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चे, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो हमने क्या बोला कि ये जो हेलोजेंस हैं या फिर नोबल गैसेस तो इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, जो हेलोजेंस हैं या फिर ऑक्सीजन फैमिली है या फिर नाइट्रोजन फैमिली है, पी ग्रुप एलिमेंट आप मान सकते हैं, ये क्या करते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, दे हैव टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दे कैन सेटिस्फाई देयर ऑक्टेट, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उनमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज एनर्जी को बोला जाता है बच्चे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये ध्यान रखना है, रिलीज when an electron is accepted by an isolated gaseous atom, neutral atom, ठीक है ना, so that it convert into anion, ठीक है ना। किसी भी न्यूट्रल एटम के द्वारा जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो वो एनायन में चेंज हो जाता है। जब वो एनायन में चेंज होता है तो उसमें से जो एनर्जी, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ फ्लोरीन, इट टेक 1 इलेक्ट्रॉन, गेट कन्वर्टेड इनटू F नेगेटिव, तो इसमें से बच्चे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज। और बच्चे थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो नेगेटिव होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज जो होती है वो नेगेटिव होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो पॉजिटिव होती है। हालांकि इसके लिए कुछ और टर्म है, वो मैं बार बार कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक अलग से टॉपिक है जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको इतना बताया है कि कोई भी स्पीसीज में, किसी भी एटम में, न्यूट्रल एटम में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, नॉट एक, कितने भी कर सकते हो, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो नेगेटिव होती है। एक्सेप्शन है बहुत सारे, कहीं पर पॉजिटिव है, कहीं पर कुछ है, उसको तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए साइज जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की उतनी ही ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी, है ना, ये बोल सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो, जब हम इधर मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा होता है, साइज डिक्रीज करता है। और अगर साइज डिक्रीज करता है तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या करेगी, दैट बिकम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एच वर्ड एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन जब आप इधर की तरफ मूव कर रहे हो तो वो क्या होगी, दैट बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, क्योंकि रिलीज हो रही है। और यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ रिलीज से है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है। तो मोर एंड मोर एनर्जी गेट रिलीज। और हेलोजन जो होते हैं उनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। फर्दर एक्सेप्शन क्या है, क्या नहीं है, वो चीज़ें तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जब टॉपिक करेंगे तब करेंगे। ये मैंने सिर्फ क्योंकि हमें बताना था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हेलोजेंस और ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, तो उस बात का मीनिंग कुछ रह नहीं जाएगा। तो हमने कहा कि जब आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो जो एनर्जी रिलीज होती है और जो रिलीज एनर्जी होती है उसको नेगेटिव बोला जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। साइज जितना छोटा होगा
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ जाएगी। इसलिए और दूसरी बात, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जितना आसानी से अटेन होगा उतनी ही आसानी से कोई भी स्पीसीज क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो दोनों ही फैक्टर को मिलाकर हम देखते हैं कि हैलोजेंस की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये मैंने जो साइज का कॉन्सेप्ट लिखा है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है जिसको मैं बाद में ही डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पहली बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए ये बहुत वर्सेटाइल ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। जबकि एस ब्लॉक में तो क्या होते थे, सिर्फ मेटल्स होते रहे, साथ में नॉन मेटल के साथ साथ मेटेलॉइड्स भी होते हैं। मतलब वेरी वर्सेटाइल ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ मेटल, नॉन मेटल एज वेल एज मेटेलॉइड। इनफैक्ट नॉन मेटल्स आर मोर देन द मेटल्स। अगर हम बात करें किस तरफ मूव करने की, मतलब ग्रुप 30 टू ग्रुप 18। ओबियस है, इतना तो समझ गए होंगे कि पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक होता है। एक बार और मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो P होता है उसमें 3 P सबशेल में PX, PY और PZ 3 ऑर्बिटल होते हैं। हम इनके अंदर 1, 2, 4, 6 मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए टोटल 6 ही ग्रुप हैं 13 से लेकर 18। ऐसे में 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं, इसलिए 2 ही आप मान सकते हो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं, इसलिए कितने हैं, टोटल 6 ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, और ये तीनों के तीनों डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब होता है दे हैव सेम एनर्जी, दे हैव सेम एनर्जी। तो सेम एनर्जी का मतलब ये है कि जब मेरे को इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करना, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इसमें या इसमें किसी में भी डाल सकती हूँ। ऐसा कोई जरूरी है कि मेरे को इसी में डालना है। वो तो जनरली हम सीक्वेंस में चलते हैं कि एक इधर डाल दिया, सेकेंड इधर डाल दिया, थर्ड इधर डाल दिया, लेकिन 3 डलने चाहिए एक एक करके, है ना। फिर 4th आएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। आप यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, या यहाँ से कर दो, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो दे हैव डीजेनरेट, दे हैव सेम एनर्जी। तो टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं, चाहे 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो। 2px 3px 2px 2py 2pz 3px 3py 3pz 4px 4py 4pz कुछ भी हो, है ना, टोटल से। इसलिए 13 से 18 देयर आर 6 ग्रुप्स। और इन 6 ग्रुप में अगर हम बात करें, हमने कहा मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। जब आप 13 से 18 की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चे, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होती है, डिक्रीज होती है। इनफैक्ट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है। तो हमें मालूम है जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो ये टेंडेंसी डिक्रीज होती है। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या करता है, यहाँ से यहाँ जाने पर इंक्रीज करता है। ठीक है। और अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूँ, ये हम बात करें अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। ठीक है, यानी कि जब आप ग्रुप 13 से 18 की तरफ मूव करते हैं तो ये सब होता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। जब आप डाउन द ग्रुप बात करेंगे, डाउन द ग्रुप, तो उस कंडीशन में बच्चे क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। जब आप यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हो तो नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है। तो बोल सकते हैं टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे जैसे आप आगे चले जाते हैं तो नॉन मेटल्स आते जाते हैं। तो दिस इज क्वाइट वर्सेटाइल ग्रुप, जिसमें मेटलिक और नॉन मेटलिक दोनों ही तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और सेमी मेटल्स भी होते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इफ वी टॉक अबाउट सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, दे हैव, अभी अभी मैंने लिखा था, दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और कौन, दैट इज ग्रुप 17 एंड 16, दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने कहा टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन and when the energy is released and that released energy is known as electron gain enthalpy। जितने ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी।
इसीलिए ग्रुप 17 में हैलोजेंस की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और क्लोरीन जो होता है उसकी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। अब आप ये मत कहना कि फ्लोरीन की क्यों नहीं होती, मैंने कहा एक्सेप्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हाई। अब थर्ड की बात कर लीजिए, फॉर्म मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड, फॉर्म मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड। देखिए बी ब्लॉक एलिमेंट बच्चे मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। देखिए आप Cl2, Br2 है ना, O2, N2, इस तरीके के मोस्टली जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। और अगर मेटल्स के साथ बात करें तो उनके साथ हम आयनिक बनाते हैं, लेकिन खुद से अगर हम बात करें तो ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। देन हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे अगर हम बात करें जैसे हमने एस ब्लॉक की बात करी, अल्काली मेटल सिर्फ +1 शो करते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल +2 शो करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रुप 13 जो होता है ना वो 3 करता है, ग्रुप 14 4 करता है, 5 6 7 इस तरीके से ऑक्सीडेशन से 7 नहीं सॉरी 2 3 लाइक दैट, फिर चेंज होती रहती है ऑक्सीडेशन से। लेकिन ये कोई एक ऑक्सीडेशन से शो नहीं करते, जैसे वो तो 1 या 2 करते हैं, ये दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ ग्रुप 30 में इनकी बोरॉन फैमिली, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है बच्चे NS2 तो वैलेंस शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्या बोल सकते हैं, दे शो +3, बट +3 के साथ दे ऑल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और किसके कारण, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए हम इनर्ट पेयर इफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा लेक्चर मैं इसके बाद बनाने वाली हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट पे, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इनर्ट पेयर में चलेगी तो बहुत लंबा लेक्चर यहीं पर बन जाएगा। तो अभी हम प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये 3 तो करता ही है, ये तो इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 भी करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ठीक है। अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूँ, ग्रुप 14 तो वो क्या करता है मुझे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NS2 NP2, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4, मतलब इनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, बट ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अगेन किसके कारण, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगेन अगर हम बात करें ग्रुप 15, वहाँ पे क्या हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP3, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मीन्स +5 उसके साथ करेंगे +3, अगेन किसके कारण, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मीन्स दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या करते हैं, शो करते हैं। मैंने कहा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आइडिया कहाँ से लगा सकते हो, ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम आती है, यानी कि 3 से 2 कम 1, 4 से 2 कम 2, 5 से 2 कम 3, मीन्स 2 लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कोई एक नहीं शो करते, मतलब एक ही ग्रुप में अगर हम बात करें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अगर पूरे सभी ग्रुप्स में बात करें तो बहुत सारी होगी, ठीक है। Now let me talk about their oxidizing or reducing nature, ठीक है। दे आर, देखिए अगर मैं इधर से इधर जाने की बात करती हूँ, यानी कि 13 to 18 जाने की बात करते हैं, 18 वाले तो नोबल गैसेस से रिएक्शन करते ही नहीं है, लेकिन बच्चे अगर हम बात करते हैं 13 से आप 14 पे चले गए, 15 पे चले गए, 16 या 17 पे चले गए, तो ये लोग तो क्या करते हैं बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे मैंने कहा क्लोरीन है, इट टेक 1 इलेक्ट्रॉन इजीली एंड गेट कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव, तो क्लोरीन ऑब्वियस है Cl2 2Cl नेगेटिव लाइक दिस। तो यहाँ पे क्लोरीन 0 से किस में चला गया, -1 में, है ना। 0 से -1 में जाने का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो क्या हुआ, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड oxidizing agent strength increases along the period, increases along the period,
ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी अलोंग द पीरियड। और डाउन द लूप जाने की अगर हम बात करें, डाउन द लूप जाने में हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी क्या करेगी, डिक्रीज। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को क्या करेगी, डिक्रीज। और ये बोल सकते हैं रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द लूप, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द लूप। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का कंसेप्ट भी हम अलग से पढ़ते हैं नेक्स्ट, जैसे हम इनऑर्गेनिक करते हैं। तो बच्चे हर एक कंसेप्ट पे हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, चाहे वो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, चाहे वो साइज हो, चाहे वो इनर्ट पेयर इफेक्ट हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में यही सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टूडेंट दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी, किस तरीके से ये वेरियस प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, फिर थोड़ा बहुत एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद हम जनरल कंसेप्ट पे एंटर करेंगे एटॉमिक साइज के ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज चैप्टर 3। बाय बाय बच्चों।